हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कस किया था, जिसमें हमने दो स्टेटमेंट्स पढ़े थे और वो जो दोनों स्टेटमेंट्स थे दे आर एनुंसिएशंस ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट था, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, मोटा मोटा अगर हम डिस्कस करें तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क बाय टेकिंग हीट फ्रॉम अ हीट सोर्स continuously and lowering its temperature below the temperature of surrounding. So it is not possible to construct a device in which it is operating in a cycle, has the sole effect of extracting heat from a reservoir and performing an equivalent amount of work. सीधे सीधे शब्दों में बोलूँ तो ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जो कि ली गई ऊष्मा को पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। सेकेंड जिसका स्टेटमेंट था वो था क्लासियस स्टेटमेंट, जिसमें ये था कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर सिस्टम बाय इटसेल्फ। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट थे, केल्विन, प्लैंक एंड क्लासियस स्टेटमेंट, ये दोनों ही आपके थर्मोडायनामिक्स के सेकेंड लॉ में आते हैं। अब देखिए, आज हम बात करेंगे इक्विवेलेंस ऑफ बोथ द स्टेटमेंट्स, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो थर्मोडायनामिक्स के सेकेंड लॉ को बताते हैं। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। कैसे? देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर केल्विन प्लैंक का जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं से अगर वायलेट होता है, ब्रेक होता है, कि ऐसा नहीं होता, कि ऐसा सपोज करो ऐसा पॉसिबल है ऐसा इंजन बनाना जो कि ली गई ऊष्मा को कंप्लीटली वर्क डन में कन्वर्ट करता है विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट टू द लोअर टेम्परेचर बॉडी विच इज़ आवर सिंक। तो अगर ये वायलेट होता है तो दूसरा वाला जो है आपका क्लासियस वाला जो स्टेटमेंट है वो भी वायलेट होगा। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दीज टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ठीक है, अगर इनमें से एक भी वायलेट होगा देन अदर विल बी ऑटोमेटिकली गेट वायलेटेड। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। वैलिड है, दोनों स्टेटमेंट वैलिड होंगे, केल्विन प्लैंक वाला भी वैलिड होगा, क्लासियस स्टेटमेंट भी वैलिड होगा। लेकिन अगर एक स्टेटमेंट किसी भी इंजन के लिए वैलिड नहीं है तो ऑटोमेटिकली दूसरा स्टेटमेंट है वो उस इंजन के लिए वैलिड नहीं होगा। और इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से आगे समझेंगे। और इसे समझने के लिए हमने कंसीडर किया दैट एक कार्नोट इंजन हमने कंसिडर किया दैट वायलेट्स द केल्विन स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। द कंप्लीट नेम इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। So to understand that, let's consider that Carnot engine violates the Kelvin Planck statement। इसका मतलब क्या है कि एक इंजन है, कार्नोट इंजन है, it takes heat from a source at constant temperature T1 and converts it completely into work। हमने जो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है उसके हिसाब से ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम समझ रहे हैं कि अगर एक स्टेटमेंट भी वैलिड नहीं है किसी इंजन के लिए तो दूसरा भी वैलिड नहीं होगा। और इसके लिए हमें मानना पड़ेगा कि सपोज कोई एक स्टेटमेंट गलत है तो दूसरा उसके हिसाब से कैसे गलत होगा। ठीक है, अब देखिए, जो इंजन है उसने रिसीव की हीट फ्रॉम द हीट सोर्स Q1 एट टेम्परेचर T1 K एंड कन्वर्ट एंटायर हीट इनटू वर्क। जो ऊपर लिखा है उसके हिसाब से कि जितनी हीट सोर्स ने वर्किंग सब्सटेंस ने हीट सोर्स से कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे ली, उसको पूरा का पूरा उसने क्या कर दिया, वर्क डन में वर्क में कन्वर्ट कर दिया। सो Q1 हीट ली गई, T1 वॉज द टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स और W इज इक्वल टू Q1, जितनी ऊष्मा ली गई उसको पूरा का पूरा कार्य में बदल दिया गया। अब देखिए, if we coupled an ideal refrigerator with this engine, then it will absorb heat Q2 from heat sink, the cold body at T2 Kelvin, and W is the work done by the engine on it. ठीक है, and it rejects
W प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये सब चीज़ें मैं आपको लास्ट क्लास में जब हमने रेफ्रिजरेटर डिस्कस किया था मैं बता चुकी हूँ, तो जस्ट हम इसको ब्रीफली देखेंगे, डीप में नहीं जाएंगे। सो एंड इट रिजेक्ट्स W प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हीट टू द सेम हीट सोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कपल्ड सिस्टम है हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर वुड एक्सट्रैक्ट हीट Q1 फ्रॉम द हीट सोर्स and reject heat Q1 plus Q2 to the same heat source। इसका मतलब क्या कहता है कि in completing the full cycle, देखिए यहाँ पे जो चीज़ मैं कह रही हूँ, पहले हम डायग्राम देख लेते हैं फिर हम स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे कि ये हमारा सोर्स था, ये T1 के पे था और ये हमारा सिंक है जिसका टेम्परेचर T2K है। इसको हम कोल्ड बॉडी बोल सकते हैं, इसका टेम्परेचर कम होता है, और ये हमारा हॉट बॉडी। इसके लिए हमने कंसिडर किया था कि जो हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है वो वैलिड नहीं है। इसका मतलब कि जो है कि इंजन ने सोर्स से जितनी भी हीट ली थी पूरी की पूरी हीट उसने वर्क में कन्वर्ट कर दी। इसका मतलब सिंक को उसने कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं की। सो इसने हीट ली Q1, वर्क डन कितना किया W इज इक्वल टू Q1। देखिए इंजन में जो वर्क डन है वो सिस्टम के द्वारा किया जाता है, वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा किया जाएगा, बट रेफ्रिजरेटर में वी नीड एक्सटर्नल एड टू परफॉर्म द वर्क ऑन द सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए Q1 W इज इक्वल टू Q1 एंड Q2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कोई भी ये हीट इंजन जो है ये कोई भी हीट रिजेक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमने इसके कपलिंग में माना दिस इज आवर कंप्लीट सिस्टम। अब ये अलग नहीं है और ये अलग नहीं है, हमने कपल्ड सिस्टम कंसिडर किया है। तो यहाँ पे हमारा क्या है रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर की फंक्शनिंग क्या कहती है कि रेफ्रिजरेटर मेरा सिंक जो लोअर टेम्परेचर बॉडी है T2 केल्विन पे उससे Q2 हीट एब्जॉर्ब करेगा। वर्क डन होना है रेफ्रिजरेटर पे, वो कितना होगा W प्लस Q2, ठीक है। और W प्लस Q2 वी कैन राइट एज Q1 प्लस Q2 जो कि ये हॉट बॉडी जो अपना T1 केल्विन टेम्परेचर पे जो आपका सिस्टम है उसको हीट ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा एक कपल्ड सिस्टम है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये पूरी एक साइकिल ऐसे चल रही है, ठीक है, लाइक दिस। सो दिस इज अ कंप्लीट cycle. So in completing the full cycle, the external work done on the working substance is 0. 0 क्यों है? क्योंकि ये मेरा एक सिस्टम है। Now this is our complete system. अब यहाँ पे ये जो इंजन वर्क डन ये जो है आपका वर्किंग सब्सटेंस है इसके द्वारा जो वर्क डन किया गया है वो अब इस रेफ्रिजरेटर का क्या हो जाएगा वर्क, ये इस रेफ्रिजरेटर पे क्या करेगा काम करेगा। सो जो एक्सटर्नल बॉडी के द्वारा जो किया गया वर्क है इन दिस सिस्टम इज नाउ 0। So external work done on the working substance is 0 because the work W produced by the heat engine, this W is equal to Q1 will be utilized in the refrigerator. So ये जो work done है now this will act as a external agency for this refrigerator, but क्योंकि ये पूरा सिस्टम जो है दिस इज़ अ सिंगल सिस्टम, तो इस सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो इस सिस्टम पे बाहरी एजेंसी से रेफ्रिजरेटर में कोई काम नहीं हो रहा है, तो एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस ऑफ दिस रेफ्रिजरेटर इज 0. So the device will transfer heat from lower temperature to higher temperature without the aid of external agency. अब देखिए बाहर से कोई भी वर्क डन नहीं किया जा रहा है सिस्टम पे, बट हीट जो है वो आपकी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो कर रही है, और ये जो है दिस इज द वायलेशन ऑफ क्लासियस स्टेटमेंट। वो क्या कहते हैं कि जो हीट है वो बिना किसी बाहरी मदद के लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो नहीं करेगी। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हीट
to flow itself from a colder to a hotter body. क्लियर है? कम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर की तरफ हीट बिना किसी एक्सटर्नल एड के फ्लो नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने एक स्टेटमेंट को गलत माना, हमने केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर दिया कि नहीं ऐसा, वो कह रहा है कि ऐसा इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जो कि पूरी की पूरी हीट को वर्क डन में कंप्लीट कर दे और सिंक को कोई भी ऊष्मा ट्रांसफ़र नहीं करे, रिजेक्ट नहीं करे। तो हमने माना नहीं ऐसा पॉसिबल है, और उसी को मानते हुए हमने ये देखा कि जो हमारा अगर वो चीज़ पॉसिबल है तो क्लासेस का भी जो स्टेटमेंट है वो वायलेट हो जाएगा, उसका भी वायलेशन हो जाएगा। सो क्या होगा, एक सिस्टम के लिए अगर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वैलिड है तो क्लासेस अपने आप वैलिड हो जाएगा। इसका दूसरा जो है वो हम देखें। दूसरा कैसे, मतलब अगर हम सोचें कि सपोज क्लासेस का स्टेटमेंट है वो गलत है किसी सिस्टम के लिए। अब क्लासेस का स्टेटमेंट क्या है कि हीट अपने आप लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो नहीं कर सकती। हीट कैन नॉट फ्लो इटसेल्फ फ्रॉम अ कोल्डर टू अ हॉटर बॉडी। अब क्या करना है इसके लिए, देखिए आपने एक हीट इंजन को कंसीडर किया। अब अब हीट इंजन क्या करेगा, इट विल एक्सट्रैक्ट Q1 फ्रॉम द सोर्स। देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। सो दिस इज आवर सोर्स, ये मेरा इंजन है, हीट इंजन। सो इस इंजन ने सोर्स से Q1 हीट एक्सट्रैक्ट की एंड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज T1K। इंजन ने काम किया, वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा काम किया जाएगा। अगर आपको याद हो, जब मैंने इंजन और रेफ्रिजरेटर में डिफरेंस बताया था तो ये कहा था कि हीट इंजन में वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा कार्य किया जाता है, जबकि रेफ्रिजरेटर में वर्किंग सब्सटेंस पे काम किया जाता है। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। और जो वर्क डन है इस केस में क्या होगा, Q1 माइनस Q2, और बची हुई हीट ये क्या करेगा, सिंक को रिजेक्ट कर देगा। अब देखिए अगर मैं सिर्फ इस सिस्टम को देखती हूँ, मेरे पास सिर्फ ये वाला सिस्टम है, सोर्स, इंजन और दिस सिंक, तो ये तो वैलिड है क्योंकि हमारा हीट इंजन जो है वो इसी तरीके से काम करता है। फाइन। अब इसी के कपलिंग में हमने मान लिया कि एक रेफ्रिजरेटर है। जो मैंने आपको यहाँ बोला कि जो इंजन है अलोन डजंट वायलेट एनी लॉ, बट इफ द रेफ्रिजरेटर एंड इंजन आर coupled together, so the net result is that cold body is giving out amount of heat Q2 and receiving back the same amount, thus there is no change in heat। देखिए सिंक से ये Q2 हीट रिसीव कर रहा है और सोर्स को ही ये क्या कर रहा है, Q2 हीट दे रहा है। इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन हीट कंटेंट्स। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं, द हॉट बॉडी रिसीव्स अ हीट Q2 while it gives out heat Q1 and in this cycle it loses, in this cycle ये जो आपकी हीट है ये क्या करता है, ये लूज करता है amount of heat that is Q1 minus Q2 which is completely converted into work without delivering any heat to the cold body। so ये क्या होगा, now this system is violating the Kelvin Planck statement of the second law। आई बात समझ में? देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं। Q1 हीट इंजन ने ली, ठीक है, वर्क डन किया, Q2 हीट जो है वो सिंक को ट्रांसफ़र कर दी। अकेले ये सिस्टम है वो कोई भी नियम को वायलेट नहीं कर रहा है। दिस इज़ द वर्किंग
प्रोसेस ऑफ हीट इंजन, जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन जब हम एक रेफ्रिजरेटर को इस इंजन के साथ कपल्ड कर देते हैं, नाउ दिस इज अ कंप्लीट सिस्टम, एक सिंगल सिस्टम हमारा ये है। अब देखिए कि रेफ्रिजरेटर ने सिंक से Q2 हीट ली, यहाँ पे कोई वर्क नहीं है, Q2 हीट ही इसने सोर्स को वापस कर दी। सोर्स ने क्या किया, Q2 हीट को रिसीव तो किया, लेकिन कितनी हीट इधर दी, Q1। सो वर्क डन कितना होगा, Q1 माइनस Q2, और यहाँ पे जो रिजेक्टेड हीट है दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जितनी हीट इसने ली उतना इसने क्या कर दिया, वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया, एंड दैट इज द वायलेशन ऑफ द केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। तो हमने क्या माना, हमने क्लासेस स्टेटमेंट को गलत माना, और हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर क्लासेस स्टेटमेंट गलत है तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट भी वैलिड नहीं होता। तो जो मैंने आपको बोला था कि these two statements are the enunciations of the second law of thermodynamics। ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ थर्मोडायनामिक्स के, हो सकता है आपको लगे कि सुनने में थोड़ा सा डिफरेंट साउंड कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही एक साथ थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ को डिफाइन करते हैं। कोई एक, ना केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और ना ही क्लॉसियस स्टेटमेंट अकेले थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कार्नोट थ्योरम। थैंक यू।